हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। आज एक मुलाकात में एक शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो काफ़ी ऊर्जावान और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। अपने दम पर जिस पार्टी में वो काम करते हैं उस पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने की उनमें क्षमता है और वह दिन रात आपको पूरे ऊर्जा से भरे हुए दिखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं कोडरमा जिला के बीजेपी जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस चैनल के दर्शकों को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार रोहित जी, आपका भी हम आभारी हैं कि आपने मुझे संगठन की बातों को सुनाने के लिए और हमारे बारे में आपका एक इतना अच्छा अनुभव है और आपने अपने मुझे ऊर्जावान कहा है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप भी एक अच्छे ऊर्जावान आप पत्रकार की तरह मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके भी उज्जवल भविष्य हो और ऊर्जावान भी दिख रहे हैं। और जो आपके कार्यकर्ता हैं, खास करके जो युवा साथी हैं आपके, उन्हें आप नित्य संबोधित करते हैं। तो सर, सबसे पहले जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस संघर्ष को कैसे शुरू किया, अर्थात आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और आप इस ऊर्जा को कैसे बनाए रखते हैं। 1980 से झुमरे तलिया का वासी हूं। हमारे पिताजी 78 यहाँ पर झुमरे तलिया में आए थे जी। और 1980 से लगातार मैं झुमरे तलिया का हूँ। 80 से 42 वर्षों का ये यहाँ का जो सफ़र है झुमरे तलिया, मैं अगर यूं कहूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित माँ भारती, इसको मैं झुमरे तलिया को समर्पित कर रहा हूँ। माँ भारती, चाहता हूँ कुछ और भी कुछ दूँ, ये हमारी भावना है। तो इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई के संबंध में तो हम कहेंगे कि सब कुछ मेरा बचपन यही हुआ, शुरुआत यही है, जवानी पूरी यही इसी क्षेत्र में है और आज आपके बीच में हूं। तो झुमरे तलिया वासी के नाते मैं इस झुमरे तलिया शहर को सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ हूं। जी बिल्कुल, सेवा के लिए आप झुमरी तिलैया वासियों के लिए समर्पित हैं। तो सर, जो झुमरी तिलैया शहर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नित्य दिन पानी की समस्या हो रही है। साथ में अगर बिजली की बात करें तो लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है और जहाँ तक के लोगों का पढ़ने का समय होता है, शाम के समय खाना पकाने का समय होता है और घरेलू जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए बिजली और पानी निहायत जरूरी है। तो यह समस्या इस शहर में देखा जा रहा है, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? रोहित जी, ऐसा है, ये सरकार पिछले 2 वर्ष से रेंगती हुई सरकार है। मैं समझता हूं कि पिछले 40 वर्षों का अनुभव, इतनी बिजली तो कभी गई नहीं जो अभी 2 वर्षों में दिखाई पड़ रही है। कोरोना का बहाना बनाना, अर्थव्यवस्था का बहाना बनाना, खाली खजाना का बहाना बनाना, यह हेमंत सरकार बिल्कुल अक्षम सरकार है और उसका ताजा उदाहरण आपको बिजली में दिखाई पड़ रही है। पूरे झारखंड में बिजली सिर्फ कोडरमा की समस्या नहीं है, पूरे झारखंड की समस्या है और यह समस्या कृत्रिम बनाई गई है और यह बना करके ये जनता को लालटेन युग में डालने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप राज्य सरकार के कार्यों के बारे में बता रहे हैं कि उनकी गलतियों की वजह से सारे जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सर, आप ये जो हेमंत सरकार है, इनके कार्यों को आप किस रूप से देखते हैं पूरे राज्य में? मित्रों, मैंने यही कहा, हम इनका अगर एक मापदंड तय करें 2 वर्ष में, ये इनको अगर कोई अंक दिया जाए तो ये शून्य पर खड़े दिखाई पड़ेंगे। पिछले सरकार की तुलना और इस समय 2 वर्ष की तुलना और पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में यह हेमंत सरकार किस पावदान पर खड़ी है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। हत्याएं चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ विभत्स बलात्कार चरम सीमा पर है, घरों में डकैतियां बढ़ रही हैं, जज यहां सड़क पर मारे जा रहे हैं। ऐसे कौन सा उदाहरण मैं दूं आपको जिसमें यह इनको अंक दिया जा सकता है? यह सरकार शुद्ध रूप से सिर्फ कोरे ढकोसले वादे की सरकार है। इसलिए अभी हम बिजली और पानी की बात करें तब तो एक छोटा सा विषय है, ओवरऑल सभी विषयों पर, सभी के सभी विषयों पर सरकार असक्षम है। सरकार जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है और ठगबंधन की सरकार बनाकर यह सिर्फ वादे के माध्यम से ये 5 वर्ष पूरा करेगी। इसलिए ये सरकार से कोई अपेक्षा भी करना हम समझते हैं बेईमानी होगी। जनता त्राहिमाम में है और जनता के पास अभी विकल्प नहीं है और आने वाले दिनों में इनको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो झूठे वादे किए हैं
इसका परिणाम मुझे जरूर मिलने वाला है। हेमंत सरकार को तुरंत इसका जवाब मिल रहा है। जी बिल्कुल, शहर के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, और जहाँ तक जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी जेपीएससी का पेपर लीक होने का, तो उसमें आपका क्या राय है, क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए क्योंकि सर जो रोजगार की समस्या है एकदम जड़ों तक फैला हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं। आपकी सरकार केंद्र में है, यहाँ राज्य सरकार हेमंत सरकार है, तो दोनों तरफ से लोगों को परेशानियां मिल रही है क्योंकि रोजगार कहीं भी नहीं है। तो इस पे आप बेबाकी से अपनी बात को रखें। हेमंत सरकार ने इस सत्ता में आने से पहले एक ही नारा दिया, मैं 5 वर्ष हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, और इस झूठे वादे के सहारे युवाओं का छलने का कार्य कर रहे हैं। 2 वर्ष में सरकारी आंकड़े में मात्र 47 युवाओं को नौकरी दे पाई, मात्र 47। 5 लाख तो दूर की बात है। और 5 लाख नौकरी के वादे के साथ जब इनको जेपीएससी के एग्जाम्स लेने थे, तो आप कल्पना करिए कि जेपीएससी जो एक स्वतंत्र और एक ऐसा आयोग है जिसमें काला छाया तो नहीं पड़ना चाहिए था, परंतु अमिताभ चौधरी जी ने एक कुदृष्टि रख करके और पूरी उसकी टीम ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक ही कमरे में क्रमशः विद्यार्थियों को पास कर देते हैं, पूछे जाने पर ओएमआर सीट गायब हो जाते हैं। मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जेपीएससी को भी सही से अगर सफलतापूर्वक अगर इसके अंक प्रकाशित करते, इसकी नौकरी अगर मिल जाती लोगों को, तो ये एक इनके लिए उपलब्धि होती। एक कदम इन्होंने चला भी तो वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त होकर लड़खड़ा गए। तो ये 5 लाख तो बहुत दूर की बात। सर ये तो सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या सोच रही है, उन्हें कैसे इंप्लॉयमेंट देगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल इंडिया डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार को सीधा सीधे सरकारी नौकरी से हम तो नहीं जोड़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के इतने अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि युवाओं को लाभान्वित होना ही होना है। लोग स्किल इंडिया का उपयोग करते हैं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, अपने नए स्टार्टअप्स के माध्यम से वो रोजगार स्वयं तो प्राप्त कर ही रहे हैं, अन्य कई लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, ये ठीक है कि रोजगार के एक सीमित दायरे होते हैं, परंतु ऐसे झूठे वादे इनको करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर आप करते हैं तो युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार्टअप और स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार पैदा कर रहे हैं, और जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो अपना जो एक बड़ा सा बजट का पैकेट जो वो बनाते हैं, देते हैं, इससे आम युवाओं में उसका लाभ मिल रहा है। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से आईटी के सेक्टर में बहुत बड़े युवाओं की उपयोगिता हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी उस विजन की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हमारा झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा और पिछड़ता जा रहा है। जी सर, ये तो बात हो गई देश की, राज्य की। आप जिस शहर से आते हैं, झुमरी तिलैया, यहाँ के लोगों का राजनीतिक नजरिया क्या है, इसमें आप कुछ अपना राय व्यक्त करें। यह क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से बहुत आपस में मिलजुल करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ की जनता रहती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से 2-1 दल को छोड़ दिया जाए तो, और मैं तो अभी कहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरा कोई दल नहीं है। आपको क्षेत्र का अनुमान है, आज से पूर्व राजद के एक दल सक्रिय रूप से दिखाई पड़ता था, परंतु अभी राजद समाप्त हो गया है, कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है, झामुमो रेंग रही है, झामुमो का कोई जनाधार नहीं है, वामपंथियों का कोई आधार नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में जो कोई कार्य करने वाला अगर कोई दल है, जो कोरोना काल में भी क्षेत्र में जनता के बीच में जाता है, मास्क बांटता है, सैनिटाइजर बांटता है, अन्न बांटता है, राहगीरों की मदद करता है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही यहां एक विकल्प के रूप में है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो इस समय कोडरमा जिला, कोडरमा विधानसभा, कोडरमा लोकसभा सिर्फ और सिर्फ कमल फूल छाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपके अनुसार यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देखना पसंद करते हैं, बाकी की जो पार्टियां हैं वो इनके लिए खरा नहीं उतर रही है। तो सर ये तो आपकी राय है, लेकिन फिर भी उनके अपने अपने राय हैं। सर जैसा कि अगर बात किया जाए
पॉलिटिक्स की, तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एक सेवा है, सेवा कार्य है। लेकिन देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इसके लिए सैलरी लेते हैं जब किसी पद पे चले जाते हैं। तो अगर ये सेवा कार्य है तो फिर सैलरी क्यों और एग्जाम क्यों नहीं? तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये बहुत दिनों का ये प्रश्न है, ये आज का प्रश्न नहीं है। यह विषय कई क्षेत्रों से गुजरता हुआ हम तक पहुंच रहा है, परंतु इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि वास्तव में हम सेवा के रूप में सामाजिक क्षेत्र में आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से ही आता है। अगर ये नौकरी होती, यदि ये कोई व्यवसाय होता, तो जितना राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले का समय बीतता है और गृह त्यागना पड़ता है, इससे अगर वो व्यवसाय की ओर अगर कोई व्यक्ति ध्यान दे तो लाखों करोड़ रुपया कमा सकता है। परंतु वो एक सेवा के भाव से जब क्षेत्र में उतरता है तो वो राजनीतिक रूप से सफल हो पाता है। जो व्यक्ति सेवा के भाव से नहीं उतरेंगे, जनता उसको नकार देती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो सेवा के भाव से ही आगे बढ़े हैं और आगे कर रहे हैं काम। हम जैसे कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, मैं आपने पीछे प्रश्न किया था तो मैंने आपको एक बताना ये उचित नहीं समझा, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि मैं प्रथम श्रेणी से आपको 10वीं कक्षा को पास करने के बाद इंटर साइंस संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ाई हुआ, 10वीं हमारी गांधी हाई स्कूल जुमरी में पढ़ाई हुई। फिर ग्रेजुएशन में हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पास किए और उसके बाद मुझे ये लगा मैं कमजोर विद्यार्थी नहीं रहा। राजनीतिक शास्त्र में भी हमने विषय को अध्ययन किया। हमने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सामाजिक क्षेत्र में मुझे रुचि बढ़ती चली गई। संघ का संपर्क मेरा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मेरा उसमें झुकाव बढ़ा। मैं उस कार्य को अपने आत्मसात किया अपने जीवन में और नतीजा ये हुआ कि मैं सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। जी बिल्कुल, सेवा करना है तो उसके लिए जो पॉलिटिक्स है उसमें आप बेहतर सेवा दे सकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून होते हैं तो उसको फॉलो करते हुए आप लोगों की भलाई कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, लेकिन सेवा के साथ एक स्वच्छ राजनीति भी होना चाहिए। सर, अब एक नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अभी पिछले दिनों उनकी जो गाड़ी थी वो 20 मिनट तक एक ब्रिज पर खड़ी रह गई और इस मुद्दे को लेकर के पूरे आप लोगों की पार्टी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी को जान की खतरा थी। लेकिन अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री जी के ओर से ये केवल ड्रामा है, क्योंकि जो वहां पे जहां पे संबोधित करने वाले थे वहां पे लोग नहीं पहुंचे थे, कुर्सियां खाली रह गई थी, इसलिए इन्होंने ये सारे जाल को बुना। इस पे आपका क्या विचार है? रोहित जी, कांग्रेस क्यों यह भूल गई कि उसने अपने ही परिवार के, अपने दल के और दल का छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है। ये कांग्रेस क्यों भूल जा रही है कि उन्होंने देश की प्रधानमंत्री को खोया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की जिस रूप में हत्या हुई, हत्या सुरक्षा में चूक के कारण से हुई। माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो स्वर्गीय, उनकी सुरक्षा में चूक हुई, इस कारण से उनकी हत्या होती है। हम दो प्रधानमंत्री हमने खोया है। ये कोई घटना घट जाती तब क्या हम स्वीकार करते कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई है? घटना नहीं घटी, ये तो महाकाल का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है और इतने करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज हमारे बीच दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी और कांग्रेस यह कहती है कि यह मामूली बात है। पाकिस्तान 10 किलोमीटर के 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में वो एक रिमोट का उपयोग करता तो कुछ भी हो सकता था। ड्रोन हमले हो सकते थे, ब्रिज के नीचे से बम विस्फोट किया जा सकता था। किसान में ही जो किसान थे नहीं, वो छद्म रूप लेकर के किसान वहां पहुंचे थे, उनमें से कोई नक्सली हो सकता था, उनमें से कोई ऐसा बंदा हो सकता था जो मौके का फायदा उठा सकता था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह कहना कि एक मामूली बात है, हम समझते हैं 130 करोड़ लोगों के साथ कांग्रेस धोखा दे रही है, देश के साथ धोखा दे रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस देश के साथ धोखा दे रही है और प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री होता है और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है तो वाकई में बहुत ही गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप चंद्रवंशी समाज से आते हैं
और समाज के युवाओं से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे भी बहुत सारे युवाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो आपसे जुड़ना पसंद करता है, आपके संपर्क में आना पसंद करता है। तो आप अपने समाज के लिए भी समय देते हैं, तो कहीं ये राजनीति तो नहीं है कि कास्ट का भी राजनीति शुरू कर दिए हैं आप? इस पर आपकी क्या नजरिया है? रोहित जी, हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई आधार होता है, कहीं ना कहीं होता है। मैं सर्वप्रथम एक इंसान हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। उसके बाद हमें यह सोचना होता है, यह हमें करना होता है कि मैं क्या करूं जिससे कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। समाज सिर्फ जाति तो नहीं होता है, समाज सभी वर्गों को हम समाज कहते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समाज ही हम कहते हैं। उसी में एक कड़ी हमारा जातिगत भी होता है। हम बहू बेटी का जब हम ढूंढते हैं तो हम अपने समाज के बीच में ही ढूंढते हैं। बहू लाना होगा तो हम समाज के बीच में ही लाएंगे, दामाद खोजना होगा तो हम अपने परिवार के बीच में ही लाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि हम जाति में ही इस पर विश्वास करते हैं, परंतु एक दायरे अभी हिंदू समाज में बना हुआ है। तो सामाजिक रूप से अपने जातिगत में जिस जाति से मैं आता हूं, हम यहां देख रहे हैं कि हमारा जाति पिछड़ा है, ये झारखंड में पिछड़ा है। तो हम अगर समाज में इस वर्ग को, इस जाति का जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है, उनको यदि हम ये कहें कि आप शैक्षणिक स्तर अपना ठीक करो, नशाखोरी बंद करो, शराब का सेवन बंद करो, अपनी आर्थिक उन्नयन कैसे हो इस पर विचार करो, तो क्या यह जाति का राजनीति कहलाएगा? हम तो उसको भी बढ़ा रहे हैं। और फिर अन्य के साथ में भी हम जब बैठते हैं तो हम उन युवाओं को भी आगे प्रेरित करते हैं कि भाई आप भी आओ और अपना विकास करो। हम समाज अपनी जाति में भी यही विषय रखते हैं और अन्य समाज के लोगों के साथ भी विषय करते हैं। तो मेरा कोई अलग से जाति के लिए स्टैंड नहीं है। यह ठीक है कि मुझे एक जगह कहीं अगर समाज के लोग मुझे पूछते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहां पर भी जाता हूं और सामान्य रूप से कोई भी वर्ग हो, हिंदू समाज के साथ बैठता हूं और यही हिंदू समाज का मैं भी अंग हूं। तो अलग से कुछ इसको परिभाषित करना उचित नहीं होता है। जी बिल्कुल, आप पूरे समाज को लेकर चलना चाहते हैं और किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई वीकर सेक्शन है उसके लिए आप करते हैं तो वो देश का ही भला है, क्योंकि वो देश का ही नागरिक है। सर, आपकी जैसी बेबाकी है और जिस तरह से आप राजनीति करते हैं और युवाओं को साथ लेके चलते हैं, तो अगर भविष्य में आपको किसी पद पर लोग जिताते हैं या फिर पार्टी देती है प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? जनता के लिए कैसे सेवा करना चाहेंगे? आपके अंदर में जो भी इच्छा हो। रोहित जी, मैं सर्वप्रथम एक स्वयं सेवक हूं। स्वयं की प्रेरणा से मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, ये पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। तो स्वयंसेवक मेरा हृदय में, आत्मा में है। मैं संघ का कार्यकर्ता होने के नाते संघ की प्रेरणा से समाज का कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में यही मैंने सीखा है और यही मैं लोगों को और कार्यकर्ताओं को बताता हूं कि संगठन आपको परखता है, संगठन आपको देखता है और संगठन के कई प्रकार के देखने का नजरिया है। यदि संगठन को ऐसा लगेगा कि नीतीश चंद्रवंशी को इस स्थान पर उपयुक्त हो सकते हैं और संगठन जिस दायित्व को हमें दिया, मैं इस झुमरे तलिया में अपना योगदान देते हुए पूरे कोडरमा जिला में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री भी रहा, जिला का महामंत्री भी रहा और आज मैं वर्तमान में संगठन ने मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो ये जो क्रमबद्ध हमें दायित्व का जो बोध कराया जा रहा है और दायित्व जो दी जा रही है, तो ये संभव कब हुआ? जब संगठन के आदेश को हम अपने मुकुट को समझ करके मैं उसको मानता हूं। तो संगठन जैसा सोचेगा, संगठन जिस प्रकार का दायित्व देगा, मैं उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार रहूंगा और मेरी योग्यता और मेरी क्षमता को संगठन को देखना है। जी, संगठन जो दायित्व देगी आप उसी दायित्व को निभाएंगे। सर, तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप विधायक बनना पसंद करेंगे इन फ्यूचर? देखिए, ये प्रश्न अभी और इस प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कहा ना कि संगठन जो दायित्व देता है वो संगठन कुछ सोच कर देता है। तो मैं सर यहां पर माफ कीजिएगा, आपको टोकना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कुछ लक्ष्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य का व्यक्ति, लक्ष्य विहीन व्यक्ति का पास कोई नजरिया नहीं रहता और वो डेड बॉडी हो जाता है। तो आपका मैं सिर्फ लक्ष्य जानना चाहता हूं कि आप चाहते क्या है? जनता की सेवा करना, जनता के बीच में हमेशा सामाजिक सरोकार का मुद्दा का हम हमेशा उठाते रहना चाहते हैं। समाज के बीच में जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं उसके लिए संगठन के माध्यम से कार्य करता रहना चाहता हूं और हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी, समाज की, लोगों की जो भी समस्या है उसके लिए आप सेवा के रूप में संगठन के ओर से काम करना चाहते हैं। सर,
तो आप युवा हैं और युवा की भाषा बोलते भी हैं, तो अब उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको अभी सुन रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? 12 जनवरी आने वाला है और युवा हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कहा जो हृदय में छूने वाली बात होती है। उठो युवकों, कई विषयों को उन्होंने रखा है, लेकिन उन्होंने यही कहा, उठो युवकों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, यानी तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लो। तो हर युवा अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े, अपने कदम को देश समाज के लिए समर्पित करे, अपने परिवार और समाज के लिए अपना आर्थिक सृजन भी करते हुए अपने हर एक कदम को राष्ट्र को समर्पित करे। यह मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि युवा, आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, नशाखोरी से बचिए, समय को बर्बाद नहीं करिए, समय को पकड़ने का प्रयास कीजिए। समय बहुत रेत की तरह से हर व्यक्ति के जीवन से निकल जाता है। तो युवाओं से यही कहना मेरा इच्छा है कि भाई युवाओं, आप अपने राष्ट्र को केंद्र बिंदु मान करके और अपने परिवार का आर्थिक उन्नति करने के लिए आप सही रास्ते में अपने कार्य को करते चले जाइए। आप स्वयं सुरक्षित होइए, स्वयं लाभान्वित होइए अच्छे कार्य करके, और राष्ट्र को भी लाभान्वित करिए। जी बिल्कुल, जो भी युवा अभी सुन रहे होंगे वो ध्यान रखें कि लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ते जाएं, और जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप ना रुकें। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ नितेश चंद्रवंशी जी को, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, कोडरमा जिला अध्यक्ष हैं। उनसे हमने ढेर सारी बातें की, उनसे कई कड़े सवाल भी किए, उन्होंने काफ़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। तो फिर मैं आपको नए शख्सियत के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी पूरा कीमती समय के साथ हमारे साथ जुड़े, आपको भी मैं बहुत बहुत